Good morning, good afternoon, good evening. This is CA Ashish Jindal and welcome to CA Hitesh Goyal on GST. Today we are going to talk about drawing power. What is the meaning of drawing power? How is it calculated? What as a statutory auditor you can check, how you can check whether a particular borrower is withdrawing his limit within the drawing power or not, or whether bank has calculated drawing power in a correct manner or not. So these all aspects will be covering in this video. Let's not waste time and start our video. Okay जी. So what is the meaning of drawing power? चलिए जी, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. Supposingly we have Mr. A. Who is Mr. A? Mr. A has approached a particular bank. Supposingly एक बैंक है, इसको मिस्टर ए अप्रोच करते हैं फॉर सीसी लिमिट. अब सीसी लिमिट क्या होता है? वर्किंग कैपिटल लिमिट. वर्किंग कैपिटल लिमिट मींस द लिमिट विच इज सैंक्शनड टू अ पर्टिकुलर बोरोअर फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. चलिए जी, अब एक बिजनेस है, बिजनेस में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल. उन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए बैंक जो है वो बोरोअर्स को वर्किंग कैपिटल लिमिट्स सैंक्शन करती हैं. ठीक है जी. अब वर्किंग कैपिटल लिमिट में देयर इज अ कॉन्सेप्ट. व्हाट दैट कॉन्सेप्ट इज, supposingly Mr. A approached this particular bank for working capital limit, and this bank has sanctioned a working capital limit of rupees 10 lakh to Mr. A. बैंक ने क्या किया जी? 10 लाख की लिमिट उनको सैंक्शन कर दी. अब ये 10 लाख क्या है? सैंक्शन वैल्यू. चलिए जी, अब एक फटाफट से क्वेश्चन है, क्या मिस्टर ए कल को बैंक में जाएगा और 10 लाख को विड्रॉ करने के लिए डिमांड करेगा, तो क्या बैंक उसको एकदम से 10 लाख विड्रॉ करने की इजाजत दे देगा? आंसर इज नो. वाई? क्योंकि वर्किंग कैपिटल लिमिट में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रॉइंग पावर. इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? डीपी. ठीक है जी. तो वर्किंग कैपिटल में ये बोला जाता है, एज पर आरबीआई, कोई भी बोरोअर सैंक्शन लिमिट और डीपी विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी लोअर होगा वही विड्रॉ कर सकता है. उससे ज्यादा अमाउंट बोरोअर विड्रॉ नहीं कर सकता. ठीक है जी. इसका मतलब सैंक्शन लिमिट कितनी है? 10 लाख. अभी उस पर्सन की अगर डीपी भी 10 लाख आ रही है तो बैंक उसको 10 लाख रुपया विड्रॉ करने की इजाजत दे देगा. अगर उसकी डीपी 10 लाख नहीं है तो जितनी उसकी डीपी आएगी, सपोजिंगली उसकी डीपी निकल रही है. अब डीपी होती क्या है वो हम बाद में, कैलकुलेट कैसे होती है वो हम बाद में देखते हैं. अगर उसकी डीपी 5 लाख आई है तो 10 लाख और 5 लाख विच एवर इज लोअर, तो वो कितना पैसा बैंक से विड्रॉ कर सकता है? विड्रॉ मीन्स कितना पैसा लिमिट में से यूटिलाइज कर सकता है. कितना कर सकता है? ओनली 5 लाख. अगर उसकी डीपी जो है वो एक मंथ में 5 लाख थी, नेक्स्ट मंथ जो है वो 8 लाख हो जाती है, तो उसको 3 लाख फर्दर यूटिलाइजेशन के लिए मिल सकता है. सपोजिंगली उसके अगले मंथ फिर से ये 5 लाख हो जाती है, तो फिर 10 लाख 5 लाख विच एवर इज लोअर, तो उसको 3 लाख रुपया जो उसका यूटिलाइज्ड है वो बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा. अदरवाइज अकाउंट क्या हो जाएगा? ओवर. चलिए जी, अब हम सबको ड्राइंग पावर का जनरल मीनिंग समझ में आ गया है कि ड्राइंग पावर होती क्या है, कि एक लिमिट है जिसके बियॉन्ड एक पर्टिकुलर बोरोअर बैंक से, इवन दो सैंक्शन लिमिट ज्यादा है बट बैंक से उस लिमिट के बियॉन्ड वो पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता. तो ड्राइंग पावर इज बेसिकली अ लिमिट beyond which a particular borrower cannot withdraw a single penny. चलिए जी, अब ये ड्राइंग पावर कैलकुलेट कैसे होती है सर? देयर इज अ फॉर्मूला, very simple formula you need to understand. What we need to check is paid stock minus margin plus debtors माइनस मार्जिन.
सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला टू कैलकुलेट ड्रॉइंग पावर। ठीक है जी, अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेड स्टॉक। चलिए जी, यहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। बहुत सारे बोरोवर्स क्या करते हैं, ओनली जो स्टॉक उनकी प्रीमिसेस में पड़ा होता है एग्रीगेट, वो प्रीमिसेस का स्टॉक उठा के बैंक को दे देते हैं, एंड बैंक ऑल्सो डज नॉट डिमांड कि आप हमें पेड स्टॉक दो। पहले तो मीनिंग समझ लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेड स्टॉक। पेड स्टॉक का मतलब होता है, सपोजिंगली वी वर टॉकिंग अबाउट मिस्टर ए। अब मिस्टर ए ने बैंक से 10 लाख रुपया सैंक्शन करवाया। अब 31, सपोजिंगली हम 31 मार्च की बात कर रहे हैं, 31 मार्च को उसने बोला जी मुझे आप 10 लाख रुपया यूटिलाइज करने के लिए दे दीजिए। तो बैंक बोलेगा आप मुझे ये बताएं कि आपका आज की डेट में पेड स्टॉक कितना है। चलिए जी, अब पेड स्टॉक क्या होता है? पेड स्टॉक इज जो आपके प्रीमिसेस में ए पर्टिकुलर डेट में स्टॉक पड़ा है which is actually lying at the premises of the borrower, उसमें से हम जो स्टॉक पे नहीं हुआ, मींस बोरोवर ने परचेज तो कर लिया बट वो क्रेडिटर्स में आउटस्टैंडिंग है, वो उन्होंने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट अभी नहीं की, हम उसको माइनस कर देंगे। ठीक है जी, तो जितने क्रेडिटर्स हमारे बुक्स में पड़े हैं, अगर हम अपनी स्टॉक की वैल्यू से उसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है पेड स्टॉक। अब पेड स्टॉक जितना आपके पास आया, सपोजिंगली ए ने बोला जी 10 लाख के मेरे पास स्टॉक है, जिसमें से 2 लाख का ऐसा स्टॉक पड़ा है जो अभी मैंने क्रेडिटर्स की फॉर्म में पड़ा है, जो अभी मैंने पे करना है, दैट इज माई लायबिलिटी। तो इन 2 लाख को मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास पेड स्टॉक कितना आ जाएगा? 8 लाख। अब ये जो 8 लाख आया है, बैंक बोलेगा इसके ऊपर वी विल डिडक्ट मार्जिन। दिस मार्जिन, जो रेशो है मार्जिन की, वो बैंक टू बैंक जो है वो डिफर कर सकती है। जनरली इट इज 25%। तो 25% जो होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज मार्जिन। तो इसमें 8 लाख में से व्हाट वी विल डू, 25% हम माइनस कर देंगे, तो जो रेस्ट अमाउंट आएगी दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग पावर ऑन स्टॉक। कि मिस्टर ए के पास अगर 10 लाख का स्टॉक पड़ा था, वो 10 लाख का 10 लाख इज नॉट ड्रॉइंग पावर ऑन स्टॉक। 10 लाख के स्टॉक में से पहले हम क्रेडिटर माइनस करेंगे, उसके बाद हम 10 लाख के स्टॉक में से मार्जिन माइनस, जो पेड स्टॉक 8 लाख का आया है उसमें से हम अपना मार्जिन माइनस करेंगे। ठीक है जी, तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी दैट इज कंसीडर्ड एज डीपी ऑन स्टॉक। चलिए जी, अब हम बात करते हैं डेटर्स की। अब डेटर्स में व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, डेटर्स का मीनिंग क्या होता है कि जो हमने सेल किया उस सेल को अभी रियलाइज होने में टाइम लग जाता है, तो वो हमारे बुक्स में डेटर्स की फॉर्म में आउटस्टैंडिंग रह जाता है। ठीक है जी, अब ये जो हमारे डेटर्स होते हैं इनके ऊपर भी बैंक ड्रॉइंग पावर की लिमिट जो है वो देता है, बट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एजिंग। वहां पे कॉन्सेप्ट था पेड स्टॉक का, यहां पे कॉन्सेप्ट है एजिंग का। हर एक बैंक जो है जब अपना लोन सैंक्शन करता है, वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन करता है, तो उस टाइम पे डेटर्स की एक एजिंग डिसाइड करता है कि जिसके ऊपर बैंक उसको पर्टिकुलर बोरोवर को लिमिट अलाउ करेगा। अब ये एजिंग का मतलब क्या होता है? एजिंग कुछ it could be 0 to 90 days, it could be 0 to 120 days, it could be 0 to 180 days। तो ये क्या है? ये है कि आपके जो डेटर्स आज सेल हुई और सेल होने के बाद रियलाइजेशन डेट तक वो डेटर्स बुक्स में खड़े रहते हैं। अगर वो 90 दिन तक आउटस्टैंडिंग है तो कई बैंक बोलेंगे हम सिर्फ उतनी अमाउंट के डेटर्स कंसीडर करेंगे।
अब सपोजिंगली एक पर्सन है मिस्टर, जो हम ए की बात कर रहे थे, इसने मिस्टर बी को सामान बेचा 1 अप्रैल को। अब हम बात कर रहे हैं 30 सितंबर की। 30 सितंबर को जब हम खड़े हैं और अगर हम इसकी डीपी कैलकुलेट करेंगे ऑन डेटर्स और बैंक की सैंक्शन लिमिट में ए को 0 to 90 डेज के डेटर अलाउड हैं, तो क्या ये जो 1 अप्रैल वाला डेटर है जिसको 1 अप्रैल को सेल हुई थी वो अभी भी अनरियलाइज्ड है, क्या हम डीपी में कैलकुलेट करेंगे? तो हम देखेंगे क्या अप्रैल से लेके सितंबर तक 90 डेज क्रॉस हो चुके हैं, अप्रैल में जून, तो जून के लास्ट में 90 डेज उसके कंप्लीट हो जाते हैं, जिसके कारण 30 सितंबर को हम उस डेटर को डीपी में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो मिस्टर ए, अगर आपको डेटर के ऊपर लिमिट चाहिए तो आप अपने उन डेटर्स को दीजिए जो 0 to 90 डेज के बीच में फॉल करते हैं। तो ये 90 डेज का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफर कर सकता है हर बैंक में, इट कैन बी 120 एंड 180 ऑल्सो। आपको अकॉर्डिंगली चेक करना पड़ेगा, सैंक्शन टर्म्स में देखना पड़ेगा। तो अब आपने क्या करना है, बहुत सारे बोरोवर क्या होते हैं वो जनरली अपनी बुक्स में से एजिंग करके बैंक को स्टेटमेंट नहीं देते, और बैंक इज ऑल्सो नॉट पुटिंग मच एफर्ट टू कंसिडर द एजिंग ऑफ द डेटर। So as an auditor, you must see whether the aging is correct or not. तो एजिंग कैसे चेक कर सकते हैं वो मैं आपको अभी 2 मिनट में बताता हूं। तो अभी जितने आपके एज 0 to 90 की अगर बात करें, 0 to 90 डेज में जितने आपके डेटर्स आ गए, सपोजिंगली मिस्टर ए की बात कर रहे थे हम, तो ए के 10 लाख के डेटर्स ऐसे हैं जो कि 0 to 10 डेज में हैं। अब इन डेटर्स के ऊपर भी हम क्या करते हैं, मार्जिन माइनस करते हैं। अब ये मार्जिन की अमाउंट जो है ये भी डिफर कर सकती है, इट कैन बी 25%, सपोज सम बैंक्स अलाउज इट फॉर 30%, सम बैंक अलाउज इट फॉर 40%। सो हम जनरली 30% होता है या 25 भी हो जाता है, तो 30% अगर हम लेके चले तो 3 लाख हमने माइनस किया, तो हमारे पास जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट आई, ये रेस्ट ऑफ द अमाउंट को हम दिस बोलेंगे डीपी ऑन डेटर्स। ठीक है जी। तो अब ये डीपी ऑन डेटर्स हमारे पास सपोजिंगली 7 आ रही थी, और डीपी ऑन स्टॉक हमारे पास आ रही थी, दिस इज 2 लाख एंड दिस इज 6 लाख, 6 लाख प्लस 7 लाख, तो इसका मतलब इनकी जो टोटल डीपी आ जाती है दैट इज 13 लाख। तो 13 लाख जो डीपी है वो मिस्टर ए की कैलकुलेट की गई है। इसका मतलब क्या हुआ, अब इनकी मिस्टर ए की सैंक्शन लिमिट कितनी थी, 10 लाख, और इनकी ड्राइंग पावर कितनी आई है, 13 लाख। तो विच एवर इज लोअर, 10 लाख। तो क्या मिस्टर ए 10 लाख विड्रॉ कर सकते हैं, आंसर इज यस। नाउ एज एन ऑडिटर, हाउ यू कैन चेक कि whether a particular person is, whether a particular borrower is withdrawing limit as per correctly calculated drawing power or not। तो इसको चेक करने के लिए सिंपल, अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक को चेक करने के लिए आप, अगर सबसे पहला तरीका है, यू कैन गो एंड विजिट द प्रीमिसेस। तो जब आप प्रीमिसेस में विजिट करेंगे तो वहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन करके यू कैन चेक कि उनके पास जितना वो स्टॉक आपको दिखा रहे हैं स्टॉक स्टेटमेंट में, क्या वो स्टॉक एक्चुअल में वहां पे एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो फिजिकली यू कैन चेक, यू कैन टेक द बेस ऑफ ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑल्सो। सपोजिंगली आप खुद नहीं जा सकते हैं विजिट करने, तो आप ऑडिटेड बैलेंस शीट की हेल्प ले सकते हैं, जो लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट हो। तो आपको एक ट्रेंड पता चल जाएगा, 2-3 साल की आप बैलेंस शीट देखिए जिसमें से आपको ट्रेंड पता चलेगा कि उनके जो ऑडिटर हैं वो कितना ऑडिट जो करते हैं उस टाइम पे स्टॉक को सर्टिफाई कर रहे हैं।
तो उससे भी आप एक ट्रेंड पता लगा सकते हैं कि क्या उनके पास उतना स्टॉक एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब क्रेडिटर्स आप कैसे चेक कर सकते हैं? सेम वे कि आप पर्टिकुलर बोरोवर के प्रीमिसेस में जाएं और उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट से उसको चेक करें कि जो वो स्टॉक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं क्या उनमें और जो वो बुक्स ऑफ अकाउंट है उनमें क्रेडिटर्स में कोई डिफरेंस है या नहीं है। Supposingly it is not possible for us to go and visit the premises, what you can take the help of audited balance sheet, and audited balance sheet में you can check कि creditors का level उनका generally क्या रह रहा है। तो normally जब आप audited this is very very normal, आप बहुत से CC accounts में generally ये देखेंगे कि जो बोरोअर है वो बैंक को जब स्टॉक स्टेटमेंट देता है तो उसमें क्रेडिटर्स की फिगर जो होती है वो बहुत कम होती है, एंड व्हेन वी कंपेयर इट विद द audited balance sheet, so we find a huge difference which creates the doubt कि whether the stock statement is whether we can rely on the stock statement or not. सो ये दो तीन चीजें आप कर सकते हैं जिनसे आपको स्टॉक एंड क्रेडिटर्स के ऊपर पता चल जाएगा कि वेदर यू शुड रिलाई और यू देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बोरोवर ने मैनिपुलेट किया हो स्टॉक स्टेटमेंट, राइट। फॉर डेटर्स, हाउ यू कैन चेक डेटर्स? तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि जो बोरोवर है वो लिस्ट ऑफ द डेटर्स प्रोवाइड कर रहा है। अगर बोरोअर लिस्ट ऑफ द डेटर्स स्टॉक स्टेटमेंट के साथ प्रोवाइड कर रहा है तो यू कैन कंपेयर द स्टॉक स्टेटमेंट्स। सपोजिंगली आप मार्च का स्टॉक स्टेटमेंट देखते हैं, वहां पे लिस्ट है डेटर्स का, देन यू कैन check Feb month stock statement, Jan month stock statement, and December month stock statement. Supposingly bank has sanctioned the aging of 0 to 90 days, so what you can do is take the December month debtor statement and then you can cross check it with the March month stock statement, and if March month stock statement is not available you can take February month stock statement, and here you can take November month. Means you have to check whether the debtors amount has been changed from November to February or not. कई बार क्या होता है जब आप देखेंगे कि नवंबर में भी सेम अमाउंट ऑफ डेटर आ रही है पर्टिकुलर एक पार्टी की, तो सेम अमाउंट ही फेब्रवरी में आ रही है, तो यू कैन स्ट्रेट अवे रिड्यूस दोज फिगर्स फ्रॉम कैलकुलेटिंग द ड्रॉइंग पावर। तो ये एक ऑडिट टूल हो सकता है जिसको आप यूज कर सकते हो, एंड ऑल्सो हियर ऑल्सो यू कैन गो विद द ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑल्सो। ऑडिटिंग बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो वहां पे भी आपको एक लेवल पता चल जाएगा कि जो बोरोअर है उनका ड्रॉइंग पावर का डेटर्स का लेवल क्या रहता है। एक और यहाँ पे आप अपना एक ऑडिट टूल लगा सकते हैं, दैट इज जीएसटी रिटर्न्स। आप क्या करें, उनसे एक जीएसटी रिटर्न्स की कॉपी मांगे, अगर हो सकता है तो आप उनसे जीएसटी आईडी पासवर्ड इफ इट इज अवेलेबल, वो बैंक के पास आजकल नॉर्मली जीएसटी आईडी पासवर्ड्स डिमांड करते हैं, उनके पास अवेलेबल होता है तो आप वो ले सकते हैं। अगर अवेलेबल नहीं है तो यू कैन डिमांड जीएसटी रिटर्न्स। तो जीएसटी रिटर्न्स आप एक डिमांड कर सकते हैं उनसे फॉर 12 मंथ्स, लास्ट 12 मंथ्स, उसमें आपको हर मंथ की सेल का ट्रेंड पता चल जाता है, एंड आप उसमें बहुत डिफरेंस फील कर सकते हैं। कई बार हमने देखा है ऑडिट्स के दौरान, तो उसमें अगर मान लीजिए आपने जीएसटी रिटर्न्स मंगवाई और उसमें आपने देखा कि 3 महीने की जो उनकी सेल हुई है, सपोजिंगली जन की, फेब की और मार्च की, इन तीनों महीने की सेल जो हुई है वो 10 लाख की हुई है, और जो मार्च मंथ की स्टॉक स्टेटमेंट में जो बोरोअर है वो 0 to 90 डेज के डेटर्स दे रहा है 20 लाख। तो दिस इज क्लियर कट केस ऑफ मैनिपुलेशन कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो सेल ही 10 लाख की बता रही है, 90 दिन के अंदर आपने 10 लाख की सेल करी है, तो 90 दिन के डेटर आपके 20 लाख कैसे हो सकते हैं? दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो these are all the audit tools which you can use, which can indicate there is a chances for the manipulation of stock statement. And अगर आपके पास किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक स्टेटमेंट की डेट पे ड्राइंग पावर नहीं निकलती है या ड्राइंग पावर शॉर्ट हो जाती है, एंड उसकी वजह से आपका अकाउंट जो है वो ओवर हो जाता है, तो आप उस डेट से कैलकुलेट करेंगे क्या आपका अकाउंट 90 दिन के लिए ओवर हुआ है या नहीं, एंड दैट अमाउंट कैन बी टर्न इनटू एनपीए।
एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आप ऑडिट करने गए और आपने 31/3/23 की बैलेंस शीट देखी। 31/3/23 की बैलेंस शीट में आपने देखा कि उस पर्टिकुलर पर्सन की जो लिमिट है वो सपोजिंगली 20 लाख की है, और जो ड्राइंग पावर 31/3/23 को निकल रही थी वो 15 लाख की निकल रही थी। तो उसका यूटिलाइज मींस आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपको चेक करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी उसका 20 लाख था, मींस उसने फुल्ली यूटिलाइज की हुई थी। तो उसका अकाउंट जो है वो हम कंसिडर कर लेंगे 31/3/23 से ओवर। तो आप देखेंगे कि उनकी डीपी अगर 15 लाख है तो 5 लाख से अकाउंट ओवर है। अगर ये अकाउंट 5 लाख से कॉन्टिन्यूसली 90 दिन तक ओवर रहा है, देन स्ट्रेट अवे यू कैन टर्न दिस अकाउंट इनटू एनपीए। सो यहाँ पे हम अपना ड्राइंग पावर का कॉन्सेप्ट है इसको ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा फॉर योर ऑडिट्स ऑल्सो एंड फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। थैंक यू सो मच।